बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज़ एट रेस्ट एंड इन मोशन। चार्ज की कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं तब जब वो रेस्ट पे होता है और तब जब वो मूव कर रहा है यानी कि चल रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ब्रांच को फिजिक्स में स्पेशली बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरली दो तरह से डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम लोग नाम क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है बेसिकली रेस्ट पे होना। सिमिलरली इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज या इलेक्ट्रॉन और सेकंड क्या है डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब मोशन में। ठीक है, यानी कि चल रहा होता है जब। तो बच्चों हम लोग को दोनों कैटेगरी पढ़नी है, लेकिन पहला जो हमारा 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट मीन्स कि हमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है। वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो एक चार्ज पार्टिकल अपने आसपास प्रोड्यूस करता है तब जब वो रेस्ट पे होता है। तो इस विभाग को हम लोग जनरली बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारा क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जब चार्ज हमारा मोशन में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने समझ लिया चार्ज जब रेस्ट पे होता है, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमने समझ लिया चार्ज जब मोशन में होता है। तो उसका जो स्टडी होता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी स्टडी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली हमारा मेन मतलब है इसे समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स, दैट मीन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से स्थित होते हैं। तो सबसे पहले एक सेल के बारे में बात करते हैं कि किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल अगर देखा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल के बारे में बात की जाए, सेल का मतलब एक के या एल सेल, तो बच्चों ये जनरली कैसे फाइंड आउट किया जाता है 2n², यानी कि n क्या है नंबर ऑफ सेल है, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कैसे डिसाइड होता है 2 × n²। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। पहले तो आपको पता है कि सेंटर पे जो पार्ट होता है उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है बेसिकली। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसे हम लोग ऑर्बिट नाम से जानते हैं, सॉरी ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। ठीक है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N0 और प्रोटॉन को P पॉजिटिव से हम लोग डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं E-। ठीक है बच्चों, क्लियर है, P पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं बच्चों, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब बात होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले समझ लो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी एलिमेंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस एलिमेंट के आसपास अगर हम लोग कोई एक अदर बॉडी रखते हैं तो वो बॉडी स्टैटिक इंटरेक्शन बोल दो या इंटरेक्शन बोल दो, है ना, इंटरेक्शन फील करता है बेसिकली। इंटरेक्शन का मतलब होता है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है बच्चों, या तो अट्रैक्शन फील करेगा या तो रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की फिर से डेफिनेशन देखो, इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस और एलिमेंट ड्यू टू विच it exert
इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि ये चार्ज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसे बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जो अपने आसपास क्या करता है, एक रीजन यानी कि एक फील्ड क्रिएट करता है, जिस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जिसमें अगर हम कोई अदर बॉडी रखते हैं, उस रीजन में अगर कोई अदर बॉडी रखते हैं, तो बेसिकली वो बॉडी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फील करता है, या इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन या कोलम्बियन इंटरेक्शन फील करता है। इसके कई सारे नाम हैं, डिपेंड करता है आप पे कि क्या नाम से आप इसे पुकारना चाह रहे हैं, किस नाम से। ठीक है बच्चों, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। क्लियर? आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया होगा। अब बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है। तो जनरली हम बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल लेंगे जिसे आपने क्लास 9th के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, NaCl है। क्या है? NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, Na+Cl-। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाता है, Cl-। ठीक है, ये हो जाएगा Cl-। तो अब देखो जरा, हम लोग Na के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, सोडियम। सोडियम के पास जनरली कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब 11 प्रोटॉन हैं। ठीक है, और 11 ही मान लो, अप्रॉक्स 11 या 12 हमारे मान लो इसके न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन की संख्या भी बात करते हैं, सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि चार्जेज इन्हीं पे होते हैं। 11 हमारे पास 11 क्या है बच्चों, प्रोटॉन है, और टोटल 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, जब ये न्यूट्रल है। लेकिन जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया, तो इसके पास टोटल कितने चार्ज हुए, 11 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कोई पूछे कि इसके पास टोटल कितना चार्ज है, तो देखो कोई चार्ज यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, तो यानी कि इसके पास अभी 0 है। Na के पास अभी कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। सिमिलरली हमने बोला कि जब हमने NaCl के बारे में बात किया, तो Cl ने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, तो इसके पास तो अभी सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने प्रोटॉन बचे, 11 प्रोटॉन बचे। तो अभी जो इस पर नेट चार्ज आया बच्चों, कितना आया, 1 का चार्ज आ गया, यानी कि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +E होता है। आगे देखेंगे कैसे, 1 चार्ज आ गया बच्चों। तो इसीलिए हम इसको क्या, सोडियम को हम लिख देते हैं Na+। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर क्लोरीन के बारे में बात करें, तो क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन हैं प्लस 17 इलेक्ट्रॉन है अभी बच्चों। लेकिन जब इसने, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किससे गेन कर लिया बच्चों, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके पास 17 प्रोटॉन है प्लस 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से इस पे जो एक चार्ज क्रिएट हुआ वो -E का चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इतना कि भाई इस तरह से अगर हमारा एक चार्ज कोई है, अब सोडियम यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्लोरीन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम बोल दिया कि भाई सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से चार्जेज हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक न्यूट्रल एटम चार्ज हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और कोई भी एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके भी चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब भी आप चार्ज होंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तब भी आप चार्ज होंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन लेने में देखो, आपने एक इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर। आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास है, तो बेसिकली मास में भी रिडक्शन आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन आपने एक दे दिया, दैट मीन्स कि कुछ मास तो आपने रिड्यूस कर दिया। तो इससे हम बोल सकते हैं बच्चों कि आपका मास क्या होगा, मास भी रिड्यूस करेगा। जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत मास डिक्रीज करता है।
क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है कि हमें पता नहीं चलता कि मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्टर एटम की तरह अगर मान लिया आप बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज है, तो आपने एक्सेप्ट किया तो आपका चार्ज ओवरऑल माइनस में क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास मास है, आपने इलेक्ट्रॉन को अगर गेन किया है तो दैट मीन्स कि आपका मास भी इंक्रीज करेगा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तब आपका मास उस केस में क्या होता है, बढ़ेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो उस केस में आपका मास थोड़ा सा डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हमने देखा NaCl में हमारे पास दो तरह के चार्ज प्रोड्यूस हुए। एक जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया बच्चों, उसे हम लोग डोनर एटम बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है, जो कि कैसा चार्ज हुआ, सोडियम हमारा किस तरह से चार्ज हुआ, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो कैसा चार्ज हुआ, डोनर एटम है लेकिन कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्यों पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्योंकि उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ बच्चों, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन वही बात अगर क्लोरीन एटम की करें तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किससे, सोडियम से विड्रॉ किया था बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे पहले 17 थे बाद में 18 हो गए। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हो गया। तो इसलिए क्लोरीन को हम लोग एक्सेप्टर एटम बोलते हैं और उसका मास भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल दिए नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास नेचर में जनरली दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है बच्चों। अब आती है ये बात यूनिट ऑफ चार्ज। तो बच्चों बात हुई यूनिट ऑफ चार्ज की, तो यूनिट ऑफ चार्ज जनरली क्या है, हम लोग चार्ज की जो यूनिट लिखते हैं बच्चों, कूलाम लिखते हैं। एसआई यूनिट क्या है, कूलाम है। इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं और ये लिखते एक्चुअल में स्मॉल c से हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये चार्ज की यूनिट जो हुई कूलाम हुई, लेकिन ये किस में है, एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है बच्चों कूलाम होता है। बात होती है सीजीएस सिस्टम में। तो बच्चों सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट है उसे बोलते हैं स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं, स्टेट कूलाम। ठीक है बच्चों। तो अगर इसको हम लोग दूसरे टर्म में बात करें और यहाँ पे लिखें वन कूलाम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है बच्चों। ठीक है, ये दोनों में एसआई सिस्टम में और सीजी सिस्टम में रिलेशन है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग जनरली 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU भी लिखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी इसे लिखते हैं। ठीक है, ESU का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बच्चों सीजीएस यूनिट है किसी भी एक चार्ज का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सीजीएस और एसआई समझ में आया। ओके, एक और यूनिट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन, ठीक है, या फैराडे। फैराडे के बारे में बात करो तो 1 फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ, फैराडे इज ए बिगेस्ट यूनिट ऑफ, फैराडे इज ए बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होता है 96,500 कूलाम, यानी कि 1 फैराडे इज 96,500 कूलाम। ठीक है बच्चों, ये बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्लियर। स्मॉलेस्ट क्या है,
स्टेट ESU मतलब CGS यूनिट, है ना? समझ में आया ये बच्चों? ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आई होप आपको यूनिट समझ में आ गया, और यूनिट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे बात हम लोग करते हैं बच्चों, चार्ज जो होता है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है? मैग्नीट्यूड सिर्फ कैरी करता है, 2 कूलाम, 4 कूलाम, 15 ESU, 50 USU, 1 फैराडे, है ना, 2 फैराडे, इस तरह से। इंडस्ट्रियल यूनिट बेसिकली चार्ज की कौन सी मानी जाती है? फैराडे टाइप की चीज़, ठीक है? बोला गया चार्ज इज ट्रांसफरेबल। बेटा हमने क्या देखा पीछे? चार्ज बेसिकली सोडियम से कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि चार्ज 1 एटम टू अनदर एटम इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है? बात समझ में आया? तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, क्लियर है? थर्ड टॉपिक है इसमें हमारा, चार्ज इज कंजर्व्ड। बच्चों चार्ज इज इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, कंजर्व्ड कैसे है, तो ऊपर जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं NaCl के बारे में बात करें बच्चों। तो NaCl के पास पहले देखो सोडियम अलग है, तो सोडियम के पास कितना चार्ज है? क्लोरीन जब न्यूट्रल था तो कितना चार्ज है? अभी यहाँ चार्ज 0 है, अभी यहाँ चार्ज 0 है। दोनों को अगर ऐड कर दें, 11 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेज होगा उसका सम इक्वल टू 0 आएगा। तो NaCl बच्चों भी क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि नेट चार्ज इधर कितना है? 0 है बच्चों। लेकिन इधर देखो क्लोरीन पे 1 प्लस ई चार्ज आया है, और वहीं माइनस ई चार्ज आया बच्चों। सोडियम पे प्लस ई चार्ज आया है और क्लोरीन पे माइनस ई चार्ज आया है। तो अगर दोनों को हम लोग ऐड कर दें बच्चों, तो इनका समेशन भी अभी क्या आएगा? इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आया बच्चों? तो पूरे इस यूनिवर्स में चार्ज जितने हैं वो कांस्टेंट हैं, उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है बच्चों? आप उसे चार्ज को सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, लेकिन नया चार्ज नहीं बना सकते आप, ठीक है? क्योंकि चार्ज का जो अमाउंट है पूरे यूनिवर्स में क्या है? कांस्टेंट है। चार्ज बेसिकली किससे रिलेट करता है? एटम से। एटम का संख्या जो है बेटा पूरे यूनिवर्स में क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? एटम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती, एटम नया बना नहीं सकते। ट्रांसफ़र कर सकते हो एक शेप से दूसरे, मतलब कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है? उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफ़र, ठीक है बच्चों? तो चार्ज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना कि नया चार्ज जनरेट कर सकते हो। तो चार्ज इज कंजर्व। कैसे कंजर्व हुआ आपको समझ में आया? तो हमने 3 प्रॉपर्टी बच्चों डिस्कस कर ली। चार्ज स्केलर होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज कंजर्व्ड है। चौथी बात क्या है बच्चों? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है एक्चुअल में वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। ई क्या होता है? ई बेसिकली होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये बच्चों ई की वैल्यू होती है, ठीक है? जो चार्ज ऑन ए प्रोटॉन होता है, ठीक है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है बच्चों? तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ठीक है? द स्मॉलेस्ट चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इन नेचर फ्रीली, वो कितना है बच्चों? 1e के बराबर है, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम से छोटा कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में, ठीक है बच्चों? फॉर लॉन्ग टाइम। तो नेचर में फ्रीली जो कम से कम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है यूनिट ऑफ चार्ज, उसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है? जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। क्लियर? तो चार्ज बच्चों क्वांटाइज्ड होता है। जैसे हमने NaCl एक सब्सटेंस लिया, हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन ने विड्रॉ किया। क्या आधा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है क्लोरीन? क्या 2.25 इलेक्ट्रॉन कर सकता है? 1/3 कर सकता है?
2/7 कर सकता है, 5/2 कर सकता है? नहीं। ठीक है, जब भी करेगा एक होल नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हमारा क्या करेगा बच्चों, क्लोरीन विड्रॉ करेगा सोडियम से। क्लियर है? तो कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर? तो इस वजह से बोला गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड को हम लोग Q इज इक्वल्स टू लिखते हैं प्लस माइनस एन ई, वेयर n क्या होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है बच्चों। n क्या है, कोई भी इंटीजर है। n की वैल्यू अगर न्यूट्रल एटम है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसो ऑन। तो जनरली अगर हमने चार्ज बोल दिया तो चार्ज n इक्वल्स टू 0 हटा दो यहाँ से। n की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है, कितना इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज हमारा आएगा। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? किसी ने पूछा अच्छा ये बताओ 1 कूलाम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हमने बोल दिया भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। 1 कूलाम ई की वैल्यू रख दो बच्चों। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैलकुलेट करने जाएंगे 1 कूलाम में तो ये आ जाएगा बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये कूलाम होगा, तो ये कूलाम ने कूलाम को मार दिया यहाँ से। तो n की वैल्यू यहाँ पे जो आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आती है। आप ये पॉइंट मत देखिएगा, पॉइंट अगर आपको मतलब बेकार लगे तो यहाँ पे पावर इधर ले कर दीजिएगा, तो 625 इंटू 10⁻16 कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है जनरली वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 625 इंटू 10⁻16 एक कूलाम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अच्छा बात आती है बच्चों की हमारा जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन हो, किससे मिलके बने हैं? तो बच्चों एक नई चीज़ खोज की गई है जिसका नाम है क्वार्क। ठीक है बच्चों, क्वार्क जनरली क्या होता है, क्वार्क से मिलके प्रोटॉन बनते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं। तो क्वार्क जनरली 6 तरह का होता है, लेकिन हमें यहाँ जो थोड़ा सा बेसिक उसका समझना है, 3 तरह के क्वार्क्स देखने हैं, 3 क्या 2 तरह के मान लो क्वार्क्स देखने हैं हमें। अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क मिलके हमारा क्या करते हैं, प्रोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जनरली जो क्वार्क पे हमारा चार्ज होता है बच्चों वो ±2/3e होता है एंड ±1e/3 होता है बच्चों। ये किसी भी क्वार्क्स पे चार्ज होता है, ±2e/3 ±1e/3। तो ये अप डाउन या डाउन डाउन अप ऐसे होते हैं हमारा कम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स, जो क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि देखो एक हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है बच्चों। एक प्रोटॉन हमारा कितने क्वार्क्स से मिलकर बना है? तो देखो यहाँ पे हमने 3 क्वार्क्स मिला के एक प्रोटॉन बनाया है, अप अप डाउन। तो बच्चों अप क्वार्क्स पे क्या होता है, +2/3e होता है, +2/3e होता है अप पे चार्ज हमारा, और डाउन पे हमारा कितना चार्ज होता है बच्चों, -1/3e। ठीक है, तो अगर इन तीनों को हम मिला दें तो देखो हमारा एक प्रोटॉन कैसे बना, इस पे चार्ज कैसे आया +e। इसको देखो, अप एक प्रोटॉन जो है बच्चों वो किससे मिलके बना है, अप डाउन क्वार्क से मिलके बना है। ठीक है, अप डाउन क्वार्क से मिलके बना है, और इस पे चार्ज कैसे हम लोग लिख रहे हैं, +e 2/3e -1/3e। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 4 हो गया, 4e/3 -1e/3। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा +e आ जाएगा। ठीक है, तो +e हमारा कितना आता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन आ जाता है। इस प्रोटॉन पे जो चार्ज आता है +e आ जाता है। वहीं पे किसी ने बोला भाई हमें
न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन किससे मिलके बनता है बच्चों? तो न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन जो हमारा मिलके बना होता है एक्चुअल में, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो न्यूट्रॉन बेसिकली अप डाउन डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें कि न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज कैसे आता है, तो देखिए +2/3e -1/3e -1/3e, और इसको अगर आप जोड़ेंगे सबको तो ये मिला जुला के क्या हो जाता है बच्चों? जीरो हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, किसी भी न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। उस पे हमारा चार्ज जीरो कैसे आया न्यूट्रॉन पे, और कैसे हमारा प्रोटॉन पे +c चार्ज आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रोटॉन किससे मिलके बना होता है? अप डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? अप डाउन डाउन से मिलके बना होता है। तो बच्चों अप क्वार्क्स या डाउन क्वार्क्स इतने कम समय के लिए फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं कि उनका स्टेबल कंडीशन कभी मिल नहीं पाया। ठीक है, 10⁻⁻4 सेकेंड या 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं वो नेचर में, वो ज़्यादा समय के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि इट इज इक्वल टू n/e, है ना। e यानी कि 1e, ठीक है, यानी कि होल नंबर। क्लियर है बच्चों? क्वार्क्स एक ऐसा चार्ज है जिसपे जो क्वार्क्स एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्जेस जो होते हैं फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्वार्क्स का फ्रीली एग्जिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें बोला जाता है कि चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड है भैया अभी तक, है ना। यानी कि साइंटिस्ट ये तक ढूंढ चुके हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड नहीं है, लेकिन उसका अभी प्रूफ नहीं है किसी के पास कि डायरेक्टली ये बोल दे कि भाई चार्ज देखो हमारा 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक चार्ज को हम लोग क्वांटाइज्ड ही मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आगे चलिए, इस पे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसके। लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस हेट ईच अदर, या रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, या नेगेटिव चार्ज हैं, या नेगेटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों? हमेशा रिपल्सन होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है प्लस या माइनस, तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे क्या करेगा? ये रिपल्सन होगा। क्लियर है? तो लाइक चार्जेस हेट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, जैसे मान लो मेल और मेल, फीमेल और फीमेल, इनके बीच में ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन अगर वही मेल और फीमेल हो तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी होती है हाँ भैया ये लोग बनेगी, इनमें बनती है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह से हमारे क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस मेल या फीमेल होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव मेल या फीमेल की तरह होते हैं। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? अगला टॉपिक है चार्ज इज एसोसिएटेड ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। सही सी बात है भाई, ये तो बात सही है। अगर हमारे पास सोडियम एटम नहीं होता या क्लोरीन एटम नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफ़र करता और कौन एक्सेप्ट करता? डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम होना चाहिए, तभी तो कोई चार्ज हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होने से पहले ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अदरवाइज बोला गया कि चार्ज अगर कहीं, देखो इस पे सवाल पूछा गया है और सवाल पूछा भी जा सकता है कि क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास चार्ज है, इसका मतलब हमारे पास मास है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर हमारे पास मास है तो ये ज़रूरी है चार्ज है? दोनों बातों में कौन सही है? पहले बात हमने क्या बोली, समझिएगा, दिमाग वाला सवाल है कि अगर हमारे पास चार्ज है इसका मतलब हमारे पास मास तो है ही है, लेकिन अगर हमारे पास मास है तो क्या हम ये समझे कि हमारे पास चार्ज है? क्या ऐसा सोच सकते हैं हम लोग? तो आंसर क्या आना चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चार्ज है तो मास तो फिर है ही है भाई।
लेकिन अगर मास है तो ये ज़रूरी नहीं है कि चार्ज होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमारे पास सोडियम था और क्लोरीन था, इकलौता ऐसे रखे हुए थे भैया, है ना। तो सोडियम के पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन था। किसी ने पूछा भाई कितना चार्ज है उस पर, तो हमने क्या बोला भाई, अच्छा 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का सम अगर कर दिए तो 0 आ गया। तो हम बोल दिए भैया चार्ज तो हमारा 0 है ना। लेकिन अगर हमने बोला कि यार हाँ चार्ज 0, इसका मतलब सोडियम तो है ही है ना, एटम तो है ही है, मास तो है ही है। लेकिन अगर हमने बोला कि भाई साहब मास है तो क्या चार्ज है, तो हम लोग क्या सोचेंगे भाई, अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होने का मतलब न्यूट्रल एटम होगा, होने का मतलब चार्ज होगा। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया कि हमारे पास चार्ज है, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज अगर होगा तो किसी ऑब्जेक्ट पे होगा, और किसी ऑब्जेक्ट पे अगर होगा तो मास तो ही है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बात समझ में आया? बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है कि भाई चार्ज होगा तभी तो मास होगा, ऐसा कहना ज़रूरी है? नहीं, मास होगा तभी तो चार्ज होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन मास है लेकिन चार्ज है और मास नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। फिर हमने बोला कि मास है तो इसका मतलब चार्ज है, तो आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मास है तो चार्ज होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आया बच्चों? तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ये बात आपके दिमाग में आ गई और बिल्कुल दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, बोला जा रहा है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको अगर हम मूव करवाने लगे, है ना, मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने मूव करवाया, यहाँ से यहाँ तक करवाया, तो किसी ने पूछा क्या इस पर कोई चार्ज आया, और कोई मतलब अगर ये चार्ज बॉडी है तो क्या इसके चार्ज में कोई वेरिएशन आ गया? पहले मान लो यहाँ पे जब रेस्ट पे था तो ये 2 कूलाम का चार्ज कैरी किया हुआ था बच्चों, और ये जब चलने लगा यहाँ पहुँच गया तो ये 4 कूलाम का चार्ज ये हो गया, इसके पास 4 कूलाम हो गया। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? अपन बोलेंगे गलत बोल रहे यार। भाई चार्ज कैसे चेंज हो सकता है? चार्ज तो कांस्टेंट है। चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ना कि ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है, ना कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है इस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज तो इनवेरिएंट, चार्ज क्या है, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो कांस्टेंट है। ये इस पर डिपेंड थोड़ा कर रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ था फिर यहाँ था फिर यहाँ था फिर बढ़ गया चार्ज। नहीं, चार्ज फिक्स है, वो कहीं नहीं चेंज हो सकता है, चाहे अर्थ पे रखो, चाहे किसी प्लेनेट पे और ले जाओ, चाहे फिर स्पेस में ले जाओ, है ना, ब्रह्मांड में किसी पे भी ले जाओ। अगर इस पर 2 कूलाम का चार्ज है तो 2 कूलाम का ही चार्ज रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? तो चार्ज इज ऑलवेज इनवेरिएंट, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पे डिपेंड करने का मतलब कि हमारा स्पीड इसको 2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाए या 50 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाए तो अभी 2 कूलाम था, बाद में हमारा 10 कूलाम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट का मतलब, या इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो समय पे डिपेंड ना करता हो। ठीक है, जो समय पे डिपेंड ना करता हो या पोजीशन पे डिपेंड ना करता हो, कि पहले अर्थ पे था बाद में हमने मून पे भेज दिया या मार्स पे भेज दिया या जुपिटर पे भेज दिया, है ना, या किसी और गैलेक्सी में भेज दिया, तो इसका मास हमारा चेंज हो गया। मास चेंज हो सकता है लेकिन चार्ज चेंज नहीं हो सकता। मास रिलेटिव क्वांटिटी है ना, जो कि डिपेंड करती है स्पीड पे, लेकिन चार्ज क्या है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है जो कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करती या टाइम पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? ओके, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। ये बिल्कुल सही बात है कि चार्ज जब हमारा बच्चों रेस्ट पे होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों अगर चार्ज है और ये रेस्ट पे है, कहाँ पे है बच्चों, ये रेस्ट पे है, ये एक चार्ज है, मान लो Q है
और ये रेस्ट पे है तो अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन प्रोड्यूस करेगा, और ये चारों ओर प्रोड्यूस करता है इक्वल अमाउंट में। ठीक है बच्चों, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आगे सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही मज़ेदार सी टॉपिक है ये, आगे मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और चार्ज अगर रेस्ट पे होता है, किसी ने बोल दिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, किसी ने बोल दिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए चार्ज है यानी कि आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। किसी ने बोला चार्ज है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन में हो, तो आज दिमाग में क्या आना चाहिए आपके, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर है इसके पास या इसके आसपास। ठीक है, तो पहली खास बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर चार्ज है इसका मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन में हो। क्लियर, ओके। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पे, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं, है ना बच्चों। देखिए जितने सारे सवाल हमने किए हैं उसके बिहाफ पे हम, मतलब जितने कॉन्सेप्ट हमने समझे उसके बिहाफ पे हमने छोटा सा 5-6 सवाल इसमें कर रखे हैं। पहला सवाल है बच्चों, इफ़ ए बॉडी हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट देन इट मीन्स इट हैज़। हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और बच्चों अगर हमने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है इसका मतलब, इलेक्ट्रॉन डोनेट देने का मतलब हमने कुछ ना कुछ मास भी डोनेट किया है, यानी कि हमारे मास में क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के बताइए क्या है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, लॉस्ट सम प्रोटॉन्स, सॉरी ये अलग चीज़ है, लॉस सब प्रोटॉन्स नहीं, प्रोटॉन कभी लॉस नहीं होता। गेन सब प्रोटॉन ये भी सही नहीं है, गेन सब इलेक्ट्रॉन्स ये भी सही नहीं है, लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, यानी कि उसको खोया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि भाई साहब अगर हमारे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने मास दे दिया, तो बच्चों मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, ये हमने क्वांटिटी लिखा है, इसका जो मास होता है बच्चों, हमने पीछे बताया था 9.1 इंटू 10⁻31, आगे क्या है बच्चों, kg है। क्लियर है, ये देखिए फिर से ध्यान से, ये kg है, और उन्होंने बोला हमारे पास मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1 kg है बच्चों, तो मास जनरली कितना है, 1 kg है। क्लियर, इन्होंने हमसे पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है बच्चों, तो अमाउंट ऑफ चार्ज होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 kg इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कर देंगे, है ना, इतना कुलाम चार्ज कर देंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, मास इतना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, फिर इससे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो Q इज इक्वल्स टू मास इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg कर देंगे बच्चों। तो ये हमारा kg ने kg को मार दिया। ठीक है, तो जो चार्ज हमारा आया बच्चों कितना आया, 1.76 इंटू 10⁻11 कुलाम का चार्ज आ गया। क्लियर है बच्चों, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया आपको भाई। 1 इलेक्ट्रॉन पे हमारा मास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 इंटू 10⁻31 kg है। हमारे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन है, तो 1 kg इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर कर लो, है ना, फिर उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बारे में अगर कोई, 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल मास कितना है 1 kg, तो हम लोग 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए पहले।
कैसे निकालेंगे? 1 kg डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकल के आया 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टोटल चार्ज आ गया 1 kg पे। क्लियर? ये चार्ज कितने पे है? 1 kg इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। क्लियर है बच्चों? आगे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के अबाउट सही इंफॉर्मेशन बताना है आपको, ठीक है। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। दोनों देखो रिलेशन, देखो हमने समझा दिया पूरे अच्छे से। जो पीछे हमने बात बोली थी उसको समझते रहिए। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन चार्ज कॉल्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये तो बात बिल्कुल सही है। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी वाली बात है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है? न्यूट्रल भी तो हो सकता है। सॉरी, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो दिया है, नेगेटिव भी तो हो सकता है चार्ज। जरूरी थोड़ा ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही चार्ज होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई नेगेटिव भी तो चार्ज हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है बच्चों। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ऑप्शन सही होगा। बोला है बच्चों कि हमारे पास 5 बॉल्स हैं, मेक मार्क A टू E, A से लेके E तक हमारे पास 5 बॉल हैं, है ना, जो कि सेपरेट थ्रेड से लटके हुए हैं। बोला जा रहा है BC और DE शो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। हमारे पास जैसे मान लो ये हमारा हो गया A B C, ये हो गया बच्चों D, ये हो गया E, सबके सब लटके हुए मान लो ऐसे। ऐसे मान लो लटके हुए हैं बच्चे, ठीक है। इस तरह से हमारे बाल लटके हुए हैं। अब जरा सवाल को देखिए, बोला गया है कि BC और DE बच्चों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। BC इनके बीच में बच्चों क्या है? रिपल्सन है, यानी कि ये दोनों लाइक चार्ज हैं। DE बच्चों, DE भी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन शो कर रहे हैं, यानी कि ये भी कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं। DE भी रिपल्सन कर रहे हैं, BC भी रिपल्सन कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सॉरी नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिर आगे बच्चों बोला गया है AB CE AE सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन AB। अब अगर देख लो, हमने इसको मान लिया पॉजिटिव पेयर, इसको मान लिया नेगेटिव पेयर, या इसको मान लिया नेगेटिव, इसको मान लिया पॉजिटिव, ठीक है, या पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पेयर हो गए। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि AB के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों। AB इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो अगर इसको हमने B को हमने पॉजिटिव मान लिया तो A को भी ऐसे छोड़ दीजिए। फिर आइए ज़रा CE एक को अगर हमने मान लो इस पेयर को BC को हमने पॉजिटिव अगर मान लिया है बच्चों, और DE को हमने निगेटिव मान लिया है, तो सिंपल सी बात है भाई, CE के बीच में इस बार क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना। वहीं पे AE के बारे में भी हमारा अट्रैक्शन शो किया जा रहा है। तो AE के बारे में अट्रैक्शन देखो दिखाया जा रहा है ना। तो अगर हमने B को पॉजिटिव माना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हमने B को पॉजिटिव पेयर मान लिया BC को, और DE को नेगेटिव पेयर मान लिया, तो देखो A भी हमारा अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब मान लो B अगर पॉजिटिव है तो A पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी पहला चेक कर लेते हैं, A पे नेगेटिव चार्ज आया तो B से हमारा अट्रैक्ट हो गया। अब देखो, क्योंकि E हमारा नेगेटिव चार्ज हमने मान लिया है पहले ही, तो A के साथ भी इसका अट्रैक्शन शो हो रहा है। तो
तो ए पे भी क्या हो रहा है, ए के साथ भी ई अट्रैक्शन शो कर रहा है। ई पे हमने अभी देख लिया नेगेटिव चार्ज है, और ए भी हमने अभी नेगेटिव देख लिया पहले केस में। तो क्या नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसका मतलब ए पे प्लस भी चार्ज है और माइनस भी चार्ज है, बट शर्त यह है हमारे सामने कि एक ऑब्जेक्ट एक साथ पॉजिटिव चार्ज भी रख रहा है, नेगेटिव चार्ज भी रख रहा है। तो क्या ये सही है? तो आंसर बच्चों यहाँ पे हमें देना है नहीं, ये सही नहीं है। दैट मीन्स कि ए जो होगा यहाँ पे न्यूट्रल होगा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि जब वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि बी के कांटेक्ट में आया तो बाई इंडक्शन मेथड वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और सिमिलरली जब वो ई के कांटेक्ट में आया तो बाई इंडक्शन वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया बच्चों। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा आंसर थर्ड है, अनचार्ज्ड, यानी कि ए ऑब्जेक्ट, ए बॉल या जो भी है हमारा क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ए इज अनचार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। पहला ऑप्शन है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही बात है। नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बिल्कुल सही बात है। पूरे यूनिवर्स को अगर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम मान लें तो पूरे यूनिवर्स का जो नंबर ऑफ चार्ज है वो कंजर्व है। सिमिलरली अगर NaCl को हम लोग क्या मान लें, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, तो NaCl के अंदर Na प्लस हो रहा है, Cl माइनस हो रहा है, तो हमने पीछे देखा था कि तभी भी हमारा चार्ज, नेट चार्ज 0 आ रहा था। दैट मीन्स कि अगर हम नेट चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर देखें तो हमेशा कंजर्व होता है, बिल्कुल सही बात। चौथी बात क्या है, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, बिल्कुल गलत। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है ना, कि चार्ज के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? चौथा ऑप्शन सही नहीं है अबाउट चार्ज, यानी कि चार्ज की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसको चार्ज को तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर लो उसके बाद में एनर्जी को चार्ज में कन्वर्ट कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मास में होता है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन इक्वेशंस पढ़ा होगा तो उसमें दिया गया है, लेकिन चार्ज के बारे में ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि चार्ज को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लो जब चाहे, और जब चाहे तो चार्ज को एनर्जी को चार्ज में कन्वर्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, फिर से वही चीज़ है ना। अगला सवाल हमारा समझ में आया आपको? फिर से इन्होंने बोल दिया कि भैया बताओ इसमें चार्ज के बारे में कौन सी कहावत सही नहीं है। बोला चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, बिल्कुल सही। ए पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास, नॉन जीरो रेस्ट मास, समझिएगा, नॉन जीरो रेस्ट मास कैन हैव जीरो चार्ज। जिसके पास नॉन जीरो रेस्ट मास है वो रख सकता है जीरो चार्ज। ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज। भाई साहब अगर जिसके पास मास ही नहीं रहेगा, ये वही है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। दोनों थर्ड और फोर्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई अगर मास है तो चार्ज होने की पॉसिबिलिटी है। रेस्ट मास, रेस्ट मास का मतलब होता है जो रुका हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास कुछ मास हो तो उसे बोलते हैं रेस्ट मास। जैसे फोटान आगे पढ़ेंगे, फोटान के पास जो रेस्ट मास होता है जीरो होता है, इसलिए फोटान के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये बेसिकली रेफरेंस वहीं से लिया गया है। तो बोला गया कि भाई साहब अगर चार्ज कोई पार्टिकल है और रेस्ट पे है ना, तो उसके पास मास जीरो होगा, सॉरी चार्ज जीरो होगा। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है कि अगर मास हमारा है तो जीरो हो सकता है चार्ज, लेकिन ये स्टेटमेंट कहना कि भाई साहब हमारे पास रेस्ट मास जीरो है लेकिन चार्ज हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन देखिए, बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसके पास हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज। ये बिल्कुल गलत, मतलब चार्ज के बारे में ही बोला गया है कि चार्ज का अगर रेस्ट मास हमारा जीरो नहीं है, जीरो है सॉरी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारा मास जीरो है तो उसके पास चार्ज हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मास है तो ही चार्ज होगा। क्लियर है? तो फोर्थ चौथा इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है अबाउट चार्ज, है ना।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अगला सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो फेरेड लिखा गया है, कूलाम लिखा गया है, स्टेट कूलाम दिया गया है, फेराडे लिखा गया है। तो हमने सेकेंड थर्ड फोर्थ के बारे में देखा, ये तो भाई यूनिट ऑफ चार्ज है। फेरेड यूनिट ऑफ चार्ज नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? फेरेड ऑप्शन इज करेक्ट, ये यूनिट ऑफ चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं बच्चों। तो ऑब्जेक्ट जनरली दो तरह के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर ऐसी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास चार्ज का, जिनके अंदर चार्ज का मूव करना अलाउ होता है, और इंसुलेटर ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर चार्ज का मूव करना अलाउ नहीं होता है ना। कंडक्टर नाम ही है जो करंट का फ्लो करने में हेल्प करे। इंसुलेटर का मतलब जो अपोज ज़्यादा करे चार्ज के फ्लो होने का। क्लियर है बच्चों? तो ये होता है इंसुलेटर और कंडक्टर। तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ख़त्म हो चुका है, ठीक है।